नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य विचारक, जिसमें मैं आज आपको अरस्तु के बारे में बताऊंगी। अरस्तु प्लेटो का शिष्य रहा है और यूँ कहा जाता है कि अरस्तु एक ऐसे विचारक हुए जिन्हें हम राजनीति विज्ञान का जनक कह सकते हैं। विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना उनका उद्देश्य रहा। अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने आगमनात्मक और तुलनात्मक नामक वैज्ञानिक पद्धति को अपने अध्ययन का आधार बनाया और इसी के साथ उन्होंने सरकार के अंगों का निरूपण करते हुए कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन भी किया। हालांकि अरस्तु को एथेंस के विचारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन एथेंस का वह जन्मजात नागरिक नहीं था। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा की परंपरागत संस्कृति यूनान से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उसकी शिक्षण संस्था अकादमी में सम्मिलित हुआ। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक का समय इस अकादमी में विद्याध्ययन में व्यतीत किया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क तक कहा जाता था। तो इस तरह अरस्तु एक बहुत ही महान विचारक रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स नामक महत्वपूर्ण रचना लिखी और उसमें उन्होंने अपने तमाम राजनीतिक विचारों के बारे में बताया। इसी के साथ उन्होंने भी एक शिक्षालय स्थापित किया था, जो लीसियम के नाम से विख्यात हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि मैं एथेंस वासियों के दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई, तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैलसिस को भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था। वैसे तो अरस्तु ने प्राणीशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर लिखा और कुल मिलाकर उनके 400 के लगभग उनके रचनाओं की संख्या बताई जाती है। लेकिन फिर भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है उनकी पॉलिटिक्स, और इसी के साथ एथेंस का संविधान भी उन्होंने लिखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अरस्तु के राज्य संबंधी यदि हम विचार पर चर्चा करें, तो राज्य की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ उन्होंने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था बताया, एक स्वाभाविक समुदाय बताया, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य न केवल राजनीतिक प्राणी है वरन सामाजिक प्राणी भी है। और उन्होंने ये कहा भी था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। यदि समाज से बाहर कोई है या किसी का अस्तित्व है, तो वह या तो देवता हो सकता है या पशु। अरस्तु ने इस बात का खंडन किया कि राज्य एक समझौते का परिणाम है, क्योंकि अरस्तु ये मानते थे कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। अरस्तु ने ये माना कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन
अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील है और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि वह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य अनेक तरह की भौतिक, आध्यात्मिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताएं भी होती हैं। इसलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। गांव के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम की भांति ही व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। अतः गांव के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी कर सकता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। तो इस तरह अरस्तु के अनुसार कुटुंब, कुटुंब से गांव और गांव से फिर राज्य अस्तित्व में आए। अरस्तु ने यह कहा कि राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य के बारे में उनके विचार पॉलिटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर हमारे सामने आती है। तो राज्य के स्वरूप के बारे में और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी कही जा सकती है, इसके बारे में मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, अरस्तु ने कहा राज्य स्वाभाविक समुदाय है। उनका विश्वास था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना तो है ही, और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो राज्य परिवार का ही वृहत रूप है, बड़ा रूप है, इसलिए वैसे भी स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण रूप से प्राप्ति राज्य में की जा सकती है, और इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती है। गांव इसके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और वह सद्जीवन के लिए ही बना हुआ है। यानी राज्य का अस्तित्व इसलिए है ताकि व्यक्तियों को अच्छा जीवन या सद्जीवन प्राप्त हो सके। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ये स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, क्योंकि इससे उनका तात्पर्य ये नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व। पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और गांव के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था।
अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है और राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य को उन्होंने सर्वोच्च समुदाय के रूप में बताया। परिवार, गांव और राज्य ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। परिवार व गांव आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है। इसलिए स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं है, वरन वह सर्वोच्च समुदाय है। तो इस तरह अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय बताया है और उसके स्वरूप को जैविक बताया है। तो अगली बात वो ये कहते हैं कि राज्य का स्वरूप जैविक है। उनके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है और एक संपूर्ण सावयव है। संपूर्ण सावयव व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। राज्य के अभाव में वे सब जड़ हो जाएंगे और इनका विनाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है, क्योंकि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है और आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन यदि कोई है तो वह राज्य है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं ही पूरा करने से लिया जाता है। परिवार और गांव के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप में की जाती है। राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। इसके साथ ही राज्य व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताएं, उसकी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी करता है। इसलिए राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता और वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर संगठन कहा जा सकता है। नगर राज्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन बताते हुए अरस्तु ने प्लेटो की ही भांति नगर राज्य को सर्वश्रेष्ठ संगठन बताया और ये कहा कि नगर राज्य ही आदर्श राज्य है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। तो इस प्रकार अरस्तु ने राज्य और उसका अस्तित्व कैसे आया, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में अपनी पॉलिटिक्स नामक रचना में बहुत कुछ लिखा है। राज्य के उद्देश्य और कार्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सद्जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु ने राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में स्वीकार किया और ये कहा कि इसका कार्य केवल बुरे कामों या अपराधों को रोकना नहीं है, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाना जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। तो मूल रूप से यदि हम देखें तो राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से कहे जा सकते हैं, जैसे अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, व्यक्ति के श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना, अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना और व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके। इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। तो अरस्तु जैसे महान विचारक ने न केवल राज्य की उत्पत्ति वरन उसके उद्देश्य और कार्य के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।